आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द टैक्स लॉज, और साथ के साथ जो ऑपरेशंस है डिजीज्ड अकाउंट में उनसे रिलेटेड टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, राइट। चलिए सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इट्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस इन डिजीज अकाउंट, यानी कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके केस में अकाउंट में ऑपरेशंस कैसे होंगे। इंडिविजुअल पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो अकाउंट के ऑपरेशंस बंद कर दी जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अकाउंट के ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे और जो अकाउंट का पैसा लेने का अधिकार होगा दैट विल बी विद द नॉमिनी और विद द लीगल हेयर। तो यहां तो लीगल हेयर को पैसा मिल सकता है या नॉमिनी को पैसा मिल सकता है, बट अकाउंट के ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे। एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक द केस की 1 जनवरी को कस्टमर ए है जिनका अकाउंट चल रहा है और इन्होंने एक चेक ड्रॉ किया है 2 लाख रुपए का, और इन्होंने ये चेक ड्रॉ करके दे दिया है पर्सन बी को। तो पर्सन बी के पास अब ये चेक अवेलेबल है। और अब क्या होता है कि 3 जनवरी को पर्सन ए की डेथ हो जाती है और ये चीज बैंक की नॉलेज में है, बैंक के नोटिस में है कि कस्टमर की डेथ हो चुकी है। 7 जनवरी को पर्सन बी जो है वो चेक प्रेजेंट कर देते हैं बैंक में। चेक को प्रेजेंट कर दिया जाता है बाय द पर्सन बी ऑन 7 January। तो उस सिनेरियो में वुड द अमाउंट बी पेड टू द कस्टमर बी, येस और नो। आप सभी को रिप्लाई जरूर करना है, क्योंकि कंसेप्ट्स तभी क्लियर होते हैं जब हम उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा सिनेरियो है, 1 जनवरी को चेक इशू किया है, ड्रॉ किया गया है, 3 जनवरी को ड्रॉर की डेथ हो जाती है और 7 जनवरी को चेक को प्रेजेंट किया गया है। तो इस केस में क्या बैंक के द्वारा चेक को पे किया जाएगा व्हेन इट इज ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ द बैंक कि कस्टमर की डेथ हो चुकी है, यानी कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो चुकी है। आंसर इज नो, द पेमेंट shall not be made. The payment shall not be made. Why the payment shall not be made? Because बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जब एग्जिस्ट नहीं करता तो बैंक के पास कोई अथॉरिटी नहीं है अकाउंट को डेबिट करने की, सो एज टू मेक द पेमेंट्स टू द पर्संस, राइट। तो पेमेंट अब सिर्फ किसे की जाएगी, या तो लीगल हेयर्स को की जाएगी अगर नॉमिनी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज नॉमिनी को पेमेंट की जाएगी। अदरवाइज द नॉमिनी पर्सन विल बी पेड द अमाउंट। सेकेंड केस इज रिलेटेड टू द ज्वाइंट अकाउंट। तो अकाउंट अगर ज्वाइंट है तो अकाउंट के ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे, यस कर दिए जाएंगे। देखो, आइदर सर्वाइवर के केस में या फॉर्मर सर्वाइवर के केस में अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर तो एक्सेस कर सकता है ना अकाउंट को, सर्वाइवर तो एक्सेस कर सकता है अकाउंट को। लेट्स टेक द सिंपल सिनेरियो कि ए एंड बी का एक ज्वाइंट अकाउंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्वाइंट ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। ए एंड बी का ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है और लेट्स से केस की पर्सन ए की डेथ हो जाती है, पर्सन ए डिजीज है, उनकी डेथ हो जाती है, और पर्सन सी जो है वो यहां पर नॉमिनी है। पर्सन सी इज द नॉमिनी इन द अकाउंट। तो अब किस पर्सन को पैसा दिया जाएगा, टू whom द मनी विल बी गिवन। जल्दी से बताइएगा, आंसर पोस्ट करें, किस केस में किसे पैसा मिलेगा। पैसा दिया जाएगा पर्सन बी को एंड जो लीगल हेयर है पर्सन ए के, इनको ज्वाइंटली पैसा दिया जाएगा। देखो, नॉमिनी सिर्फ तब पिक्चर में आता है जब सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाए। इफ ऑल द अकाउंट होल्डर्स डाई, only then the payment is made to the nominee. Otherwise
नॉमिनी को पेमेंट नहीं मिलता है, और नॉमिनी जो है वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, दैट एक्ट्स लाइक अ ट्रस्टी, उसका ओनरशिप नहीं होता है पैसे के ऊपर। मेक श्योर कीजिएगा, नॉमिनी का कोई भी ओनरशिप नहीं होता है, वो ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है। और इस केस में ध्यान रखिएगा, सिंपल सा सिनेरियो, कि नॉमिनी पिक्चर में सिर्फ तभी आएगा जब एक्चुअल में सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो चुकी है, यानी कि अगर ए एंड बी दोनों की डेथ हो जाती, फिर अगर बैंक सी को यानी कि नॉमिनी को पेमेंट करता, तो उसे एक वैलिड डिस्चार्ज माना जाता, बट नॉट इन दिस सिनेरियो। ओके, एंड सेम इज द केस, लेट्स से केस की आइदर सर्वाइवर अकाउंट है, इफ आइदर सर्वाइवर अकाउंट इज देयर एंड ए और बी का अकाउंट है। अब इन केस अगर ए की डेथ हो जाती है, पैसा किसे दिया जाएगा? द पेमेंट विल बी मेड टू सर्वाइवर एंड दैट विल बी अ वैलिड डिस्चार्ज। इसी तरह से अगर फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट है, फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट इज देयर एंड पर्सन ए जो है, अगर फॉर्मर पर्सन है, उनकी डेथ हो जाती है, तो सर्वाइवर को पेमेंट मिल जाएगी, नो इश्यूज इन दैट, कोई पॉइंट नहीं है उसमें वरी करने के लिए। क्लियर है चीज? Now, the third point, it's related to the partnership firm. अब पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है? पार्टनर्स होते हैं एंड पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, डेट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वी आर ऑलरेडी अवेयर रिलेटेड विद। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, डेट इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि अगर कोई स्टेक होता है तो उसके लिए उनकी लाइबिलिटी अपनी पर्सनल लाइबिलिटी भी बनी रहती है। नो, इन केस अगर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, देखो अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, उसे खत्म करना पड़ता है, और एक नया पार्टनरशिप डीड आपको लेना पड़ेगा, दैट्स रिक्वायर्ड। इस केस में भी ऐसा ही कुछ होगा कि जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की डेथ हुई लेकिन बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि सेविंग फंड अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सेविंग फंड अकाउंट है। पार्टनर की डेथ हो गई है तो अकाउंट के ऑपरेशंस बंद कर देंगे और फ्रेश मैंडेट लेने के बाद ही सिर्फ अकाउंट को ऑपरेट करने दिया जाएगा। और इन केस अगर डेबिट बैलेंस है, उस केस में भी स्टॉप पेमेंट कर दी जाएगी, ताकि क्लेटन का रूल एप्लीकेबल ना हो जाए। ताकि कौन सा रूल एप्लीकेबल ना हो जाए? क्लेटन रूल एप्लीकेबल ना हो जाए। उसको अवॉइड करने के लिए अकाउंट के ऑपरेशंस बंद कर दी जाते हैं व्हेन देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। अभी क्लेटन रूल क्या होता है? What do you mean by Clayton rule? We have already covered it in the previous video. Are you aware of it? Yes or no? Kindly do message yes or no. Otherwise, I'll make you understand कि Clayton rule क्या होता है। सिंपल सा फंडा बताता हूं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेमेंट्स को सेट ऑफ किया जाता है, ठीक है? जैसे जैसे पेमेंट्स होती हैं वैसे वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको सेट ऑफ किया जाता है, दैट इज द क्लेटन रूल। तो क्लेटन रूल एक लीगल प्रिजम्पशन होती है जो रनिंग अकाउंट्स को चलाई जाती है, के ऊपर चलाई जाती है, रिलेटेड सो एज टू डिटर्मिनेट द अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट, कि पेमेंट्स को अप्रोप्रिएट कैसे किया जाएगा। एंड क्लेटन इज बेस्ड अपॉन द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ FIFO, FIFO। नाउ FIFO इज व्हाट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल इज अप्लाइड। सो जो भी सबसे पहली डेबिट एंट्री होगी उसे प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसे डिस्चार्ज किया गया है सबसे पहले, जो भी क्रेडिट की एंट्री करी जाएगी। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक द केस कि ए ने पैसे लिए, तीन पार्टनर थे ABC, ओके, और लोन अकाउंट चल रहा है, या समझ लो कि OD अकाउंट चल रहा है, ठीक है, और इन्होंने पेमेंट दी है। ए ने पेमेंट पहले डेबिट करवाई 50,000 डेबिट, और बी ने पेमेंट कराई 60,000 डेबिट, राइट, और सी ने पेमेंट करवाई है लेट्स से 80,000 डेबिट और 1,80,000 डेबिट। ये पेमेंट इन्होंने ली है, ओके, और पर्सन ए की डेथ हो गई है, पर्सन ए की डेथ हो गई है। अब क्या होता है कि पर्सन सी सोचता है मैं पेमेंट कर देता हूं, कि मैं अपने पैसे, मैं जो पैसे उधार पर लिए थे कंपनी से, फर्म से, वो मैं वापस कर देता हूं, ऐसा वो सोचता है, और वो 1,80,000 जमा करवा देता है। 1,80,000 उसने क्रेडिट करवा दिए। किसने? पर्सन सी ने क्रेडिट करवा दिए। तो ये 1,80,000 जो है ना, वो सबसे पहले सबसे पुरानी डेबिट के एंट्री को, जो सेट ऑफ नहीं हुई थी अभी तक, उसको सेट ऑफ करेगा, राइट। तो सबसे पहले 1,80,000 में से सेट ऑफ होगा 50,000, तो ये 50,000 सेट ऑफ हो गया। उसके बाद सेट ऑफ होएगा 60,000, राइट। उसके बाद जो 70,000 बच गया, डेट इज गोइंग टू सेट ऑफ 1,80,000। तो ये बाद में जाता है, ये कहता है कि मैंने तो अपने पैसे पे कर दिए हुए हैं,
तो बैंक कहेगा नहीं भाई, आपकी लाइबिलिटी बनती है अभी भी, योर लाइबिलिटी स्टिल देयर, बिकॉज क्लेटन रूल एप्लीकेबल हो गया था। तो उस रूल को अप्लाई ना किया जाए, इसके लिए जो ऑपरेशंस होते हैं अकाउंट्स में, जब डेबिट बैलेंस चल रहा होता है तो उन्हें स्टॉप कर दिया जाता है, उनको स्टॉप कर दिया जाता है, राइट। सो दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अगर आपको क्लियर हो गया क्लेटन रूल क्या है तो काइंडली वीडियो को लाइक भी करें और यस लिख दीजिए अगर क्लियर हो गया। फर्दर लीगल हेयर जो होते हैं डिजीज के, उनको एडवाइस किया जाता है अबाउट द लाइबिलिटी की, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्या है। जैसे क्लेटन रूल लगा दिया आपने, उससे पहले अकाउंट को बंद कर दिया ताकि क्लेटन रूल को अवॉइड कर लो आप, राइट। और आप बता दोगे लीगल हेयर जो है डिजीज पर्सन के, उनकी फैमिली को बता दोगे कि इतने आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, एंड फर्म को फ्रेश एक प्रपोजल देना पड़ता है, यानी कि एक तरह से नया ही अकाउंट ओपन करना पड़ता है, एंड फर्दर उसके बिहाफ पर फैसिलिटी आगे दी जाती है। और ये बैंक का डिसीजन होता है कि उस फैसिलिटी को फर्दर कंटिन्यू करना है या रिकॉल करना है, कि जो बैलेंसेस है उनको रिकॉल करना है या फिर फैसिलिटी दे सकते हैं, राइट। वो बैंक के ऊपर है। क्लियर है चीज? नाउ इट्स रिलेटेड टू ट्रस्टी, यानी कि ट्रस्ट अकाउंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रस्ट अकाउंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो होते हैं ट्रस्टी। उसको क्या कहते हैं? ट्रस्टी कहते हैं, जो ट्रस्ट अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये चीज तो पता ही है हमें। तो ट्रस्ट अकाउंट जो होता है वो खुद का पर्सनल अकाउंट नहीं होता पर्सन का, दैट्स अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। वो एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है जो ट्रस्ट अकाउंट होता है। और अगर ट्रस्टी की डेथ हो जाती है, ट्रस्टी की डेथ हो जाती है तो अकाउंट के ऑपरेशंस तो चलते रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सोल ट्रस्टी है, सोल ट्रस्टी यानी कि अकेला एक ही ट्रस्टी था, ठीक है, तो ट्रस्ट डीड के हिसाब से काम चलेगा। और पहले क्या होगा, अकाउंट के ऑपरेशंस बंद कर दी जाएंगे, अकाउंट के ऑपरेशंस बंद कर दी जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट के केस में ध्यान रखिएगा कि जो प्रीवियस चेक थे, जैसे हमने केस समझा कि ए पर्सन जो है वो ट्रस्टी है, राइट, क्योंकि ये पर्सनल कैपेसिटी में चेक नहीं कर रहे, चेक को इशू पर्सनल कैपेसिटी में नहीं किया होगा। तो ट्रस्टी ने चेक इशू किया 1 जनवरी को, डेथ हो गई है 3 जनवरी को, चेक प्रेजेंट किया गया 7 जनवरी को। तो क्या इस केस में चेक को ऑनर किया जाएगा? यस, द चेक विल बी ऑनर्ड, चेक को ऑनर किया जाएगा, बिकॉज ट्रस्टी ने पर्सनल कैपेसिटी में साइन नहीं करे इस अकाउंट में, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अकाउंट चला रहे हैं, राइट। दैट्स द केस। फर्दर असाइनी और रिसीवर, असाइनी और रिसीवर, अगर अकाउंट ऑफ असाइनी है या फिर रिसीवर है, उसे भी एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहा जाता है, बिकॉज डेट अकाउंट इज असाइंड, कि आप किसी पर्सन की डेथ के बाद उसके एस्टेट को मैनेज करने के लिए अकाउंट चला रहे हो, राइट। तो जो अकाउंट ऐसे होते हैं, जो भी चेक रिसीव किए जाएंगे, ठीक है, तो उस अकाउंट में से पेमेंट करी जा सकती है। अगर असाइनिंग किया गया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं और असाइनमेंट डाल दी गई है और एक असाइनी अपॉइंट कर दिया गया है, तो डेफिनेटली वो अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है। इसी तरह से लिक्विडेटर का अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। तो जो भी चेक इवन रिसीव होते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द कस्टमर, लिक्विडेटर पेमेंट कर सकता है। और इवन लिक्विडेटर की अगर पेमेंट हो गई है तो वो भी पेमेंट की जा सकती है, क्योंकि लिक्विडेटर का अकाउंट भी एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अकाउंट होता है। फर्दर डायरेक्टर इन द कंपनी, ना डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? दैट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स का काम जो होता है दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, एंड इन केस ऑफ कंपनी ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग कंसेप्ट है एंड ओनरशिप अलग कंसेप्ट होता है। इन केस ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट। तो जो कोई भी चेक रिसीव होते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द डायरेक्टर, उनको पे किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी की कभी डेथ नहीं होती है, कंपनी लगातार चलती रहती है। देयर इज अ परपेचुअल सक्सेशन ऑफ द कंपनी, राइट। सो इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर अगर डायरेक्टर की डेथ हो भी गई है तो भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट के केस में इशू होता है।
इंडिविजुअल अकाउंट के केस में इशू होता है, ज्वाइंट अकाउंट्स के केस में इशू होता है, क्योंकि वो पर्सनल कैपेसिटी के अकाउंट है, पर्सनल कैपेसिटी के अकाउंट्स होते हैं वो, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स है। क्या होते हैं, लाइक अगर कोई विल एग्जीक्यूटर है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो मैनेज कर रहा है ऑपरेशंस को, राइट, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने पर्सन को अपॉइंट किया है, तो उस पर्सन की अगर डेथ हो भी जाती है तो इट्स नॉट गोइंग टू वरी अबाउट कि वो अकाउंट के ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। एंड इसी तरह से अगर एजेंट्स की बात करें, लेट्स से पर्सन ए ने एक एजेंट अपॉइंट किया है पर्सन बी को। ना एजेंट जो है अगर उनकी डेथ हो भी जाती है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप तो ना खत्म हो गया, क्योंकि पर्सन बी तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा था पर्सन ए को, मेन ऑनर तो पर्सन ए है यहां पर। तो इनकेस अगर एजेंट की डेथ हो जाती है तो जो चेक्स पहले साइन किए गए थे एजेंट के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, उनको पे ऑफ किया जाएगा, हाँ, लेकिन अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो फिर जो चेक साइन किए थे उनको पे ऑफ नहीं किया जाएगा, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बिकॉज एजेंसी भी टर्मिनेट हो चुकी होती है। गेटिंग इट? सो अगर पर्सन बी एजेंट है और पर्सन ए प्रिंसिपल है, राइट, और पर्सन बी की डेथ होती है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर अकाउंट चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो गई है तो उसके केस में अकाउंट के ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, और साथ क्योंकि एजेंसी भी टर्मिनेट हो चुकी है ऑलरेडी, राइट, तो उसके केस में जो पुराने चेक होंगे उनको वापस कर दिया जाएगा, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.